जैसे मैंने कहा, मेरा नाम है डॉक्टर ललित, मैं पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स, और आज के सेशन में पेडागॉजी की शुरुआत हम करते हैं। तो चले बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से भाई इस प्रश्न को अचीव करो, इस प्रश्न को समझो और जल्दी से तेजी के साथ उत्तर देने की शुरुआत हो जानी चाहिए। पहला सवाल, पूजा एक शब्द समस्या को सुनती है और तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देती है। मैंने यहीं पर छोड़ा था प्रीवियस सेशन में। बहरहाल ज्यादातर समय उसकी प्रतिक्रिया गलत होती है। जब पूछा गया कि यदि एक नोटबुक की कीमत 10 पैसे है तो 8 नोटबुक खरीदने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होगी, तो शीघ्र ही उसका उत्तर आता है 50। उससे यह गलती सही करवाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक, शिक्षक को पूजा से ध्यान से सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए पहले अपनी भाषा में प्रश्न को दोहराने के लिए कहना चाहिए। शिक्षक को इस तरह के कई प्रश्न देने चाहिए ताकि मूलभूत गणित समस्याएं हल करने में पूजा का पर्याप्त अभ्यास हो। शिक्षक को उसे तुरंत उत्तर देने से पहले 2 बार सोचने के लिए सख्त चेतावनी देनी चाहिए, या शिक्षक को उसे अपनी कॉपी में 2 बार प्रश्न को लिखकर फिर उसका उत्तर देने के लिए कहना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के जवाब मैं चाहता हूं मिलें तेजी के साथ। क्या होंगे आपके जवाब? लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। तो ये आपको बताना है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं कि आपके जवाब मुझे क्या मिलते हैं। ओके, तैयार हो जाओ। तो देखो, सवाल में प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, पूजा की दिक्कत क्या है, ये आपको पहचानना है। पूजा की दिक्कत क्या है? कोई समस्या को तो सुनती है, डायग्नोस क्या किया, अपनी तुरंत प्रतिक्रिया देती है, जो रेस्पॉन्स है वो इंस्टेंटली देती है तेजी के साथ, और वो इंस्टेंट जो आपको दिया वो बहुत ज़्यादा टाइम गलत होता है। ये आप भी देखते होंगे, जब कभी आपको प्रश्न दिया जाए बहुत जल्दी में आप करने में हो तो जल्दी के चलते आप उस प्रश्न को गलत कर देते हैं और बाद में कहते हैं सर जल्दी के चक्कर में गलत टच हो गया, गलत उत्तर लिख गया, होता है ना। तो आपको डायग्नोस क्या करना है कि आपको सवालों को सोच समझ करके सही तरीके से हल करना होगा। जैसे कि यहां लिखा है कि शिक्षक को पूजा से ध्यान से सुनने के लिए, आप यही तो बोलते बच्चे को, भाई पहले ध्यान से सुन लो, समझो मैं क्या कह रहा हूं, तो पहले ध्यान से सुनो फिर समझो तब उत्तर दो, तब बात बनेगी। और यही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलो एक और सवाल की तरफ बढ़ता हूं, मैं देखता हूं एक और जवाब क्या है। बहुत ही खूबसूरत सवाल, डॉली के बैग में 8 पेंसिल थी, उसके पिता ने उसे 5 और पेंसिलें दी। डॉली के बैग में कितनी पेंसिल हो गई? डॉली के तो बल्ले बल्ले हो गई, तो आपकी बल्ले बल्ले कब होगी? जब आप इस प्रश्न का सही उत्तर चुनेंगे। कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, उसको भरने की कोशिश की जाए। इस प्रकार की शब्द समस्या किस वर्ग के अंतर्गत आती है? प्रश्न गाना गा रहा, भर दे जोली या मेरे मोहम्मद, आया हूं तेरे दर पे जाऊंगा ना खाली। तो ये प्रश्न भी कह रहा है भरो इसकी झोली। उत्तर डालो कमेंट सेक्शन में। डॉली के बैग में 8 पेंसिल थी, यानी देयर वर 8 पेंसिल इन डॉलीज बैग। हर फादर गेव हिम 5 मोर पेंसिल। हाउ मेनी पेंसिल आर देयर इन ए डॉली बैग? अंडर विच क्लास डज दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम फॉल? एक, सेपरेशन, रिपीटेड एडिशन, एक्सपेंशन या फिर कॉन्जुगेशन, यानी पृथक्करण, दोहराया गया योग, विस्तारण या संयुक्तकरण। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा तेजी के साथ, क्या होना चाहिए इसका जवाब? तेजी के साथ बता दो जनाब, क्या होगा जवाब? डॉली के बैग में 8 पेंसिलें थी। अब देखो यहां सवाल में चारों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस करने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप कोई डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो ये प्रॉब्लमेस्टिक है। आपको पता होना जरूरी है इन चारों का मीनिंग। तो पहले पृथक्करण की बात करते हैं। पृथक्करण का मतलब होता है सेपरेशन, यानी डॉली थी ये, चलो ये डॉली बना देते हैं, ये डॉली थी, इसके पास 10 पेन थे, इसने से 5 पेन अपने भाई को दे दिए, तो इसके पास 10 पेन इससे जुदा हो गए, 10 पेन इससे जुदा हो गए, अलग हो गए, सेपरेट हो गए। यानी जब घटाने की बात हो तो सेपरेशन होता है। ओके, बात करते दोहराया गया योग, ये क्या? रिपीटेड सम क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। रिपीटेड सम का मतलब क्या है? एक संख्या को बार बार रिपीट करना। जैसे मेरे पापा ने मुझे आज 2 रुपए दिए, मुझे मंगलवार को भी 2 रुपए दिए, बुधवार को भी 2 रुपए दिए, शुक्रवार को भी 2 रुपये, मंगलवार को भी 2 रुपए, तो मेरे पास कुल कितने रुपए? तो ये जो एक नंबर को बार बार रिपीट करके सम किया जाता है उसी को रिपीटेड सम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 4 6 8 10 हो गया। तो आप इसको 2 × 5 भी कर सकते, इट विल गिव यू 10। इज इट ओके? अब ये दोनों जो चीजें हैं,
ये आपको अधिकतर परेशान करेंगी और सवाल में ये आपको उत्तर देने में प्रॉब्लम करेंगी, क्योंकि आप अधिकांश सोचते हैं संयुक्तिकरण आंसर होगा, कुछ सोचते हैं विस्तारण। इन दोनों में छोटा छोटा सा अंतर है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। एक अपृथक्करण, अरे रे रे क्या बात कर दी निर्दोष, एक क्यों होगा? उसने पेंसिलें डॉली के बैग में, उससे टॉली को तो पेंसिल मिली है, उसने दी थोड़ी है, उसके पिता ने उसे दी है, उसके पास तो पेंसिल बढ़ गई। तो ये डॉली थी, हंसती हुई मुस्कुराती हुई स्कूल जा रही थी, इसके पास उसके बैग में 8 पेंसिल थी। इसके पिताजी आए और पिताजी बोले ले बेटा 5 पेन में तेरे लिए और ले आया। तो डॉली के पास कुल कितने पेन हो गए? 13। ऐसे हो गए ना, 13 पेन हो गए ना, ये बात समझ में आ गई? टोटल 13 पेन हुए ना, ओके वेरी गुड। तो 13 पेन उसके पास हो गए। तो ये समस्या क्या है? आप सोचते से संयुक्त हो गए पेन, नहीं, ये समस्या है विस्तारण की, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन अंग्रेजी में। एक्सपेंशन की क्यों है इसको भी समझ लो। जब किसी एक व्यक्ति की चीजों में बढ़ोतरी होती है तो वो एक्सपेंशन होता है। जैसे मेरे पास आज 500 रुपए हैं, कल को मुझे 2000 रुपए और मिले, फिर मुझे 3000 और मिले, तो मेरे पास कुल कितने पैसे हो गए? 3500, 3500। तो मेरे पैसों का एक्सपेंशन, मेरे पैसे बढ़ रहे हैं ना, तो वो मेरे पैसे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं। दैट इज इंडिविजुअल प्रॉब्लम जब होती हैं तो विस्तारण होता है। तो यानी डॉली के पेनों का विस्तारण हुआ, एक्सपेंशन हुआ। उसके पास पहले 8 पेन थे, अब उसी के पास 5 पेन है। इज इट क्लियर? हाँ बताता हूं, सब बताऊंगा। बात करते हैं संयुक्तिकरण क्या। अब देखो दोनों की चीजों को समझना। अब मैं एक क्वेश्चन यहां समझा रहा हूं, मे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा सवाल की भाषा को समझ जाओगे तो सवाल एक बार में समझ आ जाएगा, नहीं तो ये गड़बड़ रहेगी, ठीक है ना। चलो, ये था टिल्लू और ये था बिल्लू, समझते रहना। टिल्लू के पास सपोज करते हैं 10 पेन है, बिल्लू के पास सपोज 12 पेन है, ठीक है। अब क्या हुआ? बिल्लू ने अपने 12 पेन टिल्लू को दे दिए, बिल्लू ने अपने 12 पेन टिल्लू को दे दिए। तो टिल्लू के पास कितने हो गए? आपने कहा 10 पहले थे, 12 ये जुड़ गए, तो टिल्लू के पास 22 पेन हो गए। तो टिल्लू के पेन का क्या हुआ? एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? टिल्लू के पेन का एक्सपेंशन हो गया। अब बात करें, सवाल वही है, टिल्लू के पास 10 पेन है, बिल्लू के पास 12 पेन है। टिल्लू और बिल्लू के पास कुल मिलाकर कितने पेन है? दोनों में भाषा में अंतर समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। जब भाषा में समझ में आ जाएगा समझ लेना। मैंने कहा टिल्लू के पास 10 पेन, बिल्लू के पास 12 पेन। अब टिल्लू और बिल्लू के पास कुल कितने पेन है? तो यहां पर 2 लोगों को जोड़कर पूछा जा रहा है कि टिल्लू के पास कितने, बिल्लू के पास, सेपरेट नहीं कर रहे। टिल्लू और बिल्लू के पास कुल कितने पेन है? तो दोनों का नाम लिया तो 22 पेन है, दैट इज संयुक्तिकरण। अगर मैं सिर्फ ये पूछता कि बिल्लू ने टिल्लू को पेन दे दिए, अब टिल्लू के पास कितने पेन है, इंडिविजुअल होगा तो एक्सपेंशन, मोर देन 1 होंगे उनको जोड़कर बोलोगे तो संयुक्तिकरण। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? वेरी नाइस। आगे मैं बहुत सारे सवाल लेने वाला हूं इस पर, तो आगे गड़बड़ नहीं करिएगा, ओके? प्रॉमिस? पक्का? ओके। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, जबरदस्त पेडागॉजी का सेशन है और ये आपको DSSB में भी काम आने वाला है, डोंट वरी। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो। मनु की गाय 12 लीटर दूध देती है, तनु की गाय 15 लीटर दूध देती है। मनु और तनु के पास कितना दूध है? इस प्रकार की शब्द समस्याएं किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो देखते हैं आपका जवाब क्या आता है। ए पृथक्करण, दोहराया गया योग, विस्तारण या संयुक्तिकरण। Manu's cow gives 12 liters of milk and Tanu cows gives 50 liters of milk. How much milk does Manu and Tanu have? Under which class does these types of word problem fall? A. Separation, repeated total, expansion और conjugation. अभी मैंने समझाया बहुत अच्छी तरह से, अभी मैंने समझाया, और जवाब में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इस बार, क्योंकि सवाल आना चाहिए एकदम 100 के पार। कर दो वार, दिखा दो, हम में है दम। उत्तर आया है C4 चैनल। ना 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 ना, C4 चैनल गलत हो गया या सही हो गया तो आप बता। अभी मैंने बताया, उसने क्या बोला, ये है तनु। समझो सवाल को भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये है मनु, आपको ऐसे समझ में शायद आ जाए बहुत अच्छे से। हंसता हुआ नूरानी चेहरा दोनों का, ओके। ये तनु, ये मनु। तनु की गाय है, गाय मुझे बनानी नहीं आती क्योंकि मेरी पेंटिंग आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत है ना, तो ऐसी बनती है मेरी पेंटिंग। तो तनु की ये गाय है,
और ये मनु की गाय है। तनु की गाय दूध देती है 12 लीटर, मनु की गाय देती है 15 लीटर, है ना। सवाल में क्या पूछा गया, तनु और मनु के पास कितना दूध है, मनु और तनु दोनों के पास। अब जब दोनों आदमियों को जोड़ा गया तो प्रॉब्लम किसकी बनी, किसकी बनी, संयुक्तिकरण की बनी ना, कॉन्जुगेशन की बनी ना, क्योंकि दोनों के नाम पूछ रहा। हाँ, अगर वो ऐसे बोलता कि मनु ने अपना गाय का दूध तनु को दे दिया, अब तनु के पास कुल कितना दूध है, तो तनु के पास कुल 27 लीटर दूध होगा, जो कि समस्या होगी एक्सपेंशन की। इज इट क्लियर, अभी समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन है भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, मतलब बहुत खूबसूरत सवाल है। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक शिक्षक अपने छात्र को गुणनखंड सिखाना चाहता है, फैक्टर सिखाना चाहता है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ तोड़, यानी इनमें से कौन सा टूल आपकी दृष्टि से सबसे अच्छा होता है। और जब वो पूछ लेना आपकी दृष्टि से, तो ज्यादा सीना मत फुला लेना, ओ मुझसे पूछा है, ऐसा नहीं, वो पूछा आपसे रहा है, लेकिन आपका जवाब अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू जिस चाचा बाबा ने वो दिया है ना, चाहे वो प्याजे हों, चाहे वो वाइगॉत्स्की हो, चाहे वो कोलर हो, चाहे वो बर्नर हो, कोई भी, उनके आधार पर आपको देना पड़ता है। नाजिया क्या पूछना चाहती हैं, नाजिया आपने कुछ पूछा तो है नहीं, हेलो कैसी है नाजिया, ओके समझते हैं जवाब। एक शिक्षक अपने छात्र को गुणनखंड सिखाना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा उपागम कौन सा है। मैथ्स की पैडागॉजी है, सभी लोग तरीके से समझे तो अच्छा रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा उत्तर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अबेकस, डॉट पेपर, बीजगणितीय टाइल्स, दो तरफा काउंटर। ए टीचर वांट्स टू टीच हिज स्टूडेंट द फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स मे बी बेस्ट फॉर यू टू डू, दैट इज अबेकस, डॉट पेपर, एल्जेब्रिक टाइल्स, टू साइड काउंटर। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का, तेजी के साथ दीजिएगा जवाब, बिना किसी रुके बिना किसी झुके, आपको आना है आगे। अबेकस, डॉट पेपर, बीजगणितीय टाइल्स, दो तरफा काउंटर क्या होता है, लेट्स सी। अगर हम बात करते हैं शिक्षक अपने छात्रों को गुणनखंड सिखाना चाहता, तो ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ आपकी दृष्टि से सबसे अच्छा हो सकता है, जल्दी से जवाब दो। ओके, अबेकस, डॉट पेपर, देखो अबेकस तो शायद सबने देखा होगा, कैसा होता है सब जानते भी हैं अबेकस को। अबेकस क्या है, एक इस तरह का फ्रेम जिसके अंदर हम बहुत सारे यानी 9 खाने होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की बॉल्स लगी होती हैं, ऐसी वाली। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की बॉल्स यहाँ पर होती हैं, इन बॉल्स के माध्यम से बच्चा अपनी संकल्पना को मजबूत करता है और अवधारणा सीखता है। किस चीज़ की, वो अवधारणा सीखता है प्लेस वैल्यू की, तो ये इसलिए यूज होता है। तो गुणनखंड नहीं सिखाता, ये सिर्फ गिनती सिखाता, प्लेस वैल्यू सिखाता है। ओके, बात करते हैं डॉट पेपर। डॉट पेपर कुछ इस तरह से जिसमें सिर्फ डॉट डॉट्स लगी होती हैं, ऐसे करते हैं। मैं दिखा देता हूं आपको सारे एग्जांपल, जिससे कि आपको ये एक सवाल जरूर पेपर में आता है जो टीएलएम के माध्यम से होता है। सबको डॉट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये डॉट्स हैं। तो इन डॉट्स के आधार पर टीचर क्या सिखाता है बच्चे को, इन डॉट्स के आधार पर टीचर सिखाता है उस बच्चे को चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को लाइक करना। जैसे बच्चे ने बोला बनाओ ट्रायंगल बना दो, तो बच्चा इस पर 3 डॉट्स को मिला करके ट्रायंगल बना देता है ऐसे। बच्चे को बोला ए लिखो, तो बच्चा यहाँ से मिला देता है ऐसे, अगर डॉट यहाँ हो ऐसे। तो कुछ वर्ड फॉर्मेशन बनाना सीखते, ज्योमेट्री जो है वो डॉट पेपर से सबसे ज़्यादा अच्छा सॉल्व की जाती है। सर मैं सीटेड क्वालिफाइड हूँ, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, 3/12/1998 की जगह पर 3/12/1998 हो गया। टीचर वैकेंसी में अप्लाई कर पाऊंगी। आप सबसे पहले सर्टिफिकेट को क्लियर कराइएगा नाजिया, सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट को अपना करेक्ट कराना है। आप डाइट में जाएं, संबंधित डाइट में जाएं, और जैसे कि अभी आदेश पारित हुआ है कि जितने भी सीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उन सबको आजीवन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वो केंद्र सरकार ने आदेश दिए तो राज्य सरकार उसको डिवीजन बांटेंगी। तो सर्टिफिकेट जब बटेगा उससे पहले अपना एक कोई भी चीज़ अप्लाई कर दें, यानी एक एफिडेविट दे दें कि मेरा इस तरह से गलत हुआ है, इसको प्लीज़ करेक्ट किया जाए। इट मे बी पॉसिबल कि आपको कुछ फायदा मिल जाए। बात करते हैं बीजगणितीय टाइल्स। ये टाइल्स क्या होती है, एक तरह का ऐसा टाइल, इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े, इसको बीजगणितीय एल्जेब्रिक टाइल बोलते हैं। तो बालक जब इसको सिखाते हैं एल्जेब्रिक टाइल को, तो बालक इनको क्या कहते हैं, अच्छा एक बताओ 4 टाइल को कैसे मैनेज करोगे। बच्चा बोला 2 × 2 लगा करके बराबर 4, नहीं 2 टाइल ऐसे 2 टाइल ऐसे जोड़ देंगे 4 बन गई।
अच्छा 6 टाइल को कैसे मैनेज करोगे? बोला जी 1 गुणा 6 कर सकते हैं, 2 गुणा 3 भी कर सकते हैं। नहीं, हम टाइल्स को ऐसे मैनेज कर सकते हैं, ऐसे 3 दूनी 3, ऐसे 2 ऐसे। तो यहां पर बच्चा क्या सीख रहा है? इस बीजगणितीय टाइल की हेल्प से वो फैक्टर करना कि 6 के फैक्टर 1 गुणा 6 भी हो सकते हैं, 2 गुणा 3 भी हो सकते हैं। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? एक एक चीज को समझ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये और आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। 2 तरफा काउंटर क्या होता है उसको भी समझ लो, 2 फेस काउंटर इसको बोलते हैं। ये 2 फेस काउंटर क्या होता है उसको समझिए। 2 फेस काउंटर में इस तरह के आपने देखे स्ट्राइकर देखे होंगे, स्ट्राइकर देखे हैं आपने? स्ट्राइकर देखे हैं ना, स्ट्राइकर जो आप कैरम बोर्ड में यूज करते हो। तो आजकल के स्ट्राइकर एक तरफ से व्हाइट, एक तरफ से येलो, रेड, इस तरह का आता है। तो बस वो काउंटर ही है, उसी को 2 फेस काउंटर बोलते हैं, ठीक है ना, उसी को 2 फेस काउंटर बोलते हैं। ओके, तो क्या हुआ, अब आपको जब 2 फेस काउंटर मिलता है, आपको कहा 7 में से 5 घटाओ, तो आप टोटल मिलाकर 7 काउंटर ऐसे लगते हैं, टोटल 12 काउंटर हो गए ना, उनमें से 7 को रहने देते हैं व्हाइट और 5 को पलट देते हैं, फिर उनका काउंट कर लेते हैं। तो ये जोड़ने घटाने की प्रक्रिया में 2 फेस काउंटर सबसे ज्यादा यूज होता है। इज इट क्लियर? हाँ, एग्जाम फिर से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सवाल समझ में आया भाई? एक और बढ़ जाऊं लेके आगे, एक और सवाल, चलो ये रहा। नीचे कक्षा 2 के लिए एक छात्र द्वारा हल किया गया योग का प्रश्न है। कभी कभी वह 27 को 72 के रूप में लिख देता है, 27 को 72 लिख देता है। यह छात्र यहां बाईं दाईं समस्या का सामना कर रहा है, यानी लेफ्ट राइट प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? 1, दृष्टि प्रक्रिया में बाधा होने की वजह से, बी, गणितीय तथ्य बनाए रखने में साथ ही समय बताने की कठिनाई की वजह से, सी, अनुक्रम के भीतर गणना करने में कठिनाई की वजह से, या डी, छोटे जोड़ तोड़ से निपटने में कठिनाई की वजह से। तो जल्दी से सेशन को भाई लाइक वाइक कर दो यार, लाइक बड़े कम दिख रहे हैं मुझे बताओ, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और लाइक सिर्फ 2, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। कहां सोच के आए थे? धमानिया बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। जल्दी से लाइक करो और आगे बढ़ो। ओके, समझते हैं। Below is the question of solution of sum solved by students of class 2nd. Sometimes he writes 27 as 72. Students facing this left-right problem due to hindrance in vision process कर दिए। बहुत शुक्रिया। अब बढ़े हैं, देखो कहने पर बढ़ते हैं, अब कहने पर बढ़ाते हो। अब दिख रहे हैं मुझे 5 हुए हैं, बताओ। डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग विद सीक्वेंस, डिफिकल्टी इन हैंडलिंग स्मॉल मैनिपुलेशन। तो सवाल देखते हैं, जवाब क्या मिलता है आपका? बी 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 बी, सब कह रहे हैं बी। ओके, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आप सब जानते हैं बड़ा है तो बेहतर है। ऐसा कौन कहता है कि सर बड़ा है तो बेहतर है? वही उत्तर होगा जो बड़ा है, ऐसा नहीं होता हमेशा। राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो लेफ्ट राइट प्रॉब्लम क्या, 27 को वो ये लिखना भूल जाता है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लिख देता है ना। दूसरी बात, समय बताने में कठिन, गणित तथ्य नहीं बना पा रहा। समय कैसे? आपने देखा 2 घड़ियां हैं ये वाली, बच्चा प्रॉब्लम क्या कर रहा है, 2 सुइयां हैं, एक तो ये बजा रही है, एक ये बजा रही है, तो वो प्रॉब्लम कर देता है कि किसमें 11:10 और किसमें 1:10 है ना। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए ये जो लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम घड़ी में भी देखने को मिलती है, बच्चा सुइयों में गलती कर देता है, लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम ज्यादातर। और ये कौन सा लेवल है? अगर मैं वॉन हेले के लेवल की बात करूं, अगर मैं वॉन हेले ज्योमेट्री लेवल की बात करूं, तो ये लेवल नंबर 0 विजुअलाइजेशन में आता है, जिसको आप बोलते हैं चाक्षुषीकरण। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो नया क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, बहुत बढ़िया। दीनू से 5 और 4 का योग करने के लिए कहा गया। दीनू को बोला योग करो 5 और 4 का। सबसे पहले उसने अपनी उंगलियों पर 5 गिना, उसके बाद उसने 4 गिना, फिर उसने 5 और 4 को एक साथ गिना, उत्तर 9 दिया। योग की यह रणनीति क्या कहलाती है? ए, डायरेक्ट मॉडलिंग, पुनः समूहन, क्षतिपूरण या फिर वृद्धिकारी। इनमें से क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। दीनू से 5 और 4 का योग करने के लिए कहा गया। सबसे पहले उसने अपनी उंगलियों पर गिना, उसके बाद उसने 4 गिना, फिर सामने उसने बोला 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिर काउंट कर दिया 1 2 3
4 5 6 7 8 9, अरे वाह, तो 9 हो गया। लेकिन ये जो उसने उंगलियों पर गिना, ये किस तरह की स्ट्रेटजी है, ये क्या रणनीति बताती है? डायरेक्ट मॉडलिंग, पुनर्समूहन, क्षतिपूर्ण या वृद्धिकारी? क्या होगा इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, लेट्स गो। तो समझते हैं, इसका सही जवाब मुझे मिलने लगा, बहुत बढ़िया। बी नहीं होगा, सही आंसर ए, डायरेक्ट मॉडलिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। ओके, ये प्रत्यक्ष प्रतिरूपण के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जब बालक कोई मूर्त चीजों का सहारा लेकर के, जैसे उंगलियां हो गई, अबेकस हो गया, कंकड़ पत्थर हो गए, इन चीजों का सहारा लेकर के कैलकुलेशन करता है, तो वहां पर वो डायरेक्ट मॉडलिंग के पक्ष में होता है। पुनर्समूहन का मतलब क्या होता है? हम अधिकतर इसको मान लेते हैं पुनर्समूहन। पुनर्समूहन बेसिकली ये वर्ड ही अलग है, इसका बोलते हैं रीग्रुपिंग अंग्रेजी में। इसको क्या बोलते हैं? रीग्रुपिंग या रिकॉम्बिनेशन। जब भी बालक हासिल संबंधी गलती करता है, हासिल जानते हैं ना आप, हासिल जानते हैं ना, कैरी बोलते हैं जिसको। अगर बच्चा कैरी संबंध यानी हासिल लेने में, हासिल का प्रयोग करने में, हासिल को जोड़ने में, या हासिल संबंधी कोई भी वो गलती करेगा, तो वो कौन सी होगी? वो होगी पुनर्समूहीकरण। अब क्षतिपूर्ण क्या है? इसको प्रतिपूर्ति भी कहते हैं, प्रतिपूर्ण भी इसको बोला जाता है, प्रतिपूर्ति भी इसको बोल देते हैं। अंग्रेजी में इसको कंपनसेशन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिविलिफिकेशन बोल दो, ज्यादा टफ वर्ड हो जाएगा, तो आप इसको कंपनसेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंपनसेशन। ओके, कंपनसेट करना, यानी क्षतिपूर्ण का मतलब क्या है? किसी चीज को कंपनसेट करना। यानी यहां पर बच्चा क्या करता है? समस्या को हल करते समय, जब वो समस्या सॉल्व करता है, तो वो एक छोटा सा काम करता है। वो काम क्या है? कि समस्या को हल करते समय वह अपनी सुविधा के लिए उसमें कुछ पहले ऐड कर लेता है या मल्टीप्लाई कर देता है, बाद में उसके अपोजिट ऑपरेशन कर देता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, जिससे कि आपको ये प्रतिपूर्ण समझ में आ जाए। और ये सवाल पेपर में आए हुए हैं, याद रखिए। बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं, बाद में मत कहना, पहले दे दो, बार नहीं। जैसे मैंने कहा बच्चे को, ओके, 38 में 49 को जोड़ो, तो बालक ने क्या जोड़ा? बालक ने कैसे इजी बनाया इसको? उसने बताया कि सर मैंने पहले इसमें 1 जोड़ लिया, ये 50 हो गया, 50 30 80 88 आंसर आया, क्योंकि मैंने पहले इसमें 1 जोड़ लिया था फालतू में, उसको कम करने के लिए मैंने 1 माइनस कम कर दिया, तो ये 87 आ गया। तो ये जोड़ने की जो रणनीति है, यही प्रतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति है। याद रहेगा? इज इट ओके? एनी इशू? याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कि आप क्षतिपूर्ण का मतलब क्या जानते हैं? कि बालक से हमने पूछा कि इसको करो, तो उसने बोला जी मैंने जो है ना 49 तो मुश्किल लग रहा था, तो उसको 50 बना लिया 1 जोड़ करके। फाइनल उत्तर में मैंने 1 कम कर दिया, तो यहां उसने जोड़ा, यहां उसने घटाया, तो वो कंपनसेट हो गया। इज इट क्लियर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब वृद्धिकारी मैंने आपको एक्सपेंशन अभी बताया था कि जब किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल पर कोई चीज बढ़ जाती है, तो वृद्धिकारी यानी एक्सपेंशन में आ जाती है, इंक्रीमेंटल अप्रोच में वो आ जाती हैं। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया सवाल का जवाब दिया आपने। वन मोर क्वेश्चन आपके लिए। ओहो हो भाई, अच्छा सवाल है, जवाब दीजिएगा। अभी मैंने समझाया भी था। 40 से 48 को गुणा करने के लिए एक छात्र 1600 प्राप्त करने के लिए पहले 40 से 40 को गुणा किया, फिर 320 प्राप्त करने के लिए उसने 40 से 8 को गुणा किया, उसके बाद उसने इन दोनों संख्याओं यानी 1600 जमा 320 दोनों को जोड़ा, उसे 1920 प्राप्त हुआ। इस तरह से संख्याओं को गुणा करने का क्या कहलाता है? मॉडलिंग, प्रतिपूरण, पुनर्समूहन या विघटन? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इस सवाल के लिए। ओके, मॉडलिंग, प्रतिपूरण, पुनर्समूहन या विघटन, क्या देंगे आप जवाब? 40 से 48 को गुणा करने के लिए कहा गया, अभी मैंने समझाया है। और यहां पर आपका जवाब, समझदार हैं आप, बहुत बढ़िया, समझदार हो गए, बहुत बढ़िया से उत्तर दे रहे हो आजकल। क्या बात है, बड़ा अच्छा उत्तर मिल रहा है मुझे, और ये उत्तर लगातार मिलते रहने चाहिए, तो बड़ा अच्छा मुझे फील होगा आप लोगों की तरफ से भी। खूबसूरत जवाब दिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जवाब और क्या मिलता है। ओके, ओके, बढ़े आगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। बिल्कुल सही पहचाना आपने। देखो 40 से 48 को मल्टीप्लाई किया, तो उसने 40 को पहले 48 में से 8 माइनस कर दिया अपनी इजीनेस के लिए, तो क्या हुआ? 40 में 40 की गुणा कर दी,
अब 40 में क्या काम किया, फिर 8 की गुणा कर दी, उन दोनों को जोड़ दिया, पहले अलग कर लिया 8 को, फिर बाद में साथ में जोड़ दिया 8 को। तो मैंने क्या कहा था, इस तरह की प्रॉब्लम जब बच्चा सवाल को आसान बनाने के लिए वही चीज कम कर दे, वही चीज जोड़ दे, वही चीज गुणा करके बाद में भाग कर दे, या पहले भाग कर दे बाद में उस चीज की गुणा कर दे, तो ये सब चीजें कंपनसेट, प्रतिपूर्ति, प्रतिपूर्ण में आती हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, दैट इज पुनर्समूहन नहीं होगा, दैट इज प्रतिपूर्ण, मैंने अभी आपको समझाया था। तो जो साथी दोस्त मेरे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। ओके, बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से 2/3 के बराबर भिन्नों को लिखने के लिए कहा। भिन्न की यूनिट से छात्रों से 2/3 के बराबर भिन्न लिखने के लिए कहा। यहां छात्रों द्वारा प्रयुक्त चिंतन कौशल ताल्लुक रखता है, किससे रिलेट करता है, सवाल आपके सामने है। यानी in the unit of fraction the teacher asked the students to write fractions equal to 2/3. Here the thinking skills used by the students are related with from the level of knowledge, from the level of evaluation, from the level of understanding या application level। तो चाहूंगा जवाब मिलेगा तेजी के साथ, घबराएंगे तो नहीं आप, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा इधर ज्यादा है, हो रहा है खास। उत्तर देखते हैं भाई, उत्तर में कोई ना करे बकवास, उत्तर चाहिए एकदम खास, बढ़िया बढ़िया सा जवाब मिला है आपकी तरफ से। ओके, तो भिन्न की इकाई से, अब देखो बच्चों को बोला कि भिन्न की इकाई एक यूनिट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो आप सभी जानते हैं ना, जिसको आप P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना, भिन्न, जिसमें NR/DR होता है, और अच्छा कर देते हो जिसमें अंश अपॉन हर होता है। तो यूनिट कौन सी चल रही है बच्चे की, NR/DR वाली, अंश बटे हर वाली। और बच्चे को क्या बोला गया, बच्चे को बोला गया कि भाई 2/3 के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दो, उसके बराबर फ्रैक्शन लिख दो, कौन से होंगे। अब बालक बोला बहुत, इसमें क्या है आप बताओ, ये ज्ञान के स्तर को माप रहा है, ये मूल्यांकन के स्तर को माप रहा है, ये समझ के स्तर को या अनुप्रयोग के स्तर को, तो इनमें से आप बताओ ये किस चीज को माप रहा है। तो यहां पर ए ज्ञान के स्तर को, नॉलेज। ओके, तो याद रखना ये चारों लेवल किस चीज के दिए हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंग हैं, ये याद रखिएगा। दीज 4 आर दी पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। 2 यहां पर मिसिंग है, कौन कौन से, विश्लेषण और संश्लेषण, 2 मिसिंग यहां पर भी, विश्लेषण और संश्लेषण, बाकी 6 होते हैं। तो यहां पर 4 नहीं है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, देखते हैं। ज्ञान की अगर मैं बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये जो ज्ञान है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ रिमेंबरिंग। अब आपको समझ में आ जाएगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी क्या होता है। ज्ञान, नॉलेज जो है दैट इज ओनली रिमेंबरिंग। बालक को जो ज्ञान होता है वो सिर्फ याद करने से होता है, जो उसको याद होता है, जैसे पहाड़े, गिनती, उन सबको याद करता है ना, मतलब टेबल्स को याद करता है, अक्षरों को याद करता है कैसे बनते हैं, तो ये पहला लेवल होता है। इसके बाद 2/3 की हम बात करते हैं, मूल्यांकन तो हो ही गई नहीं, सबसे लास्ट वाला सबसे उच्च उद्देश्य मूल्यांकन है, तो यहाँ इवेल्युएशन तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपने शिक्षक ने छात्र से बराबर भिन्न लिखने ने कहा है, ये मूल्यांकन स्तर नहीं हो सकता। समझ की बात करते हैं, अब ये 2 लेवल बहुत बढ़िया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो क्या कहता है कि बालक इस लेवल पर आकर उस पर्टिकुलर चीज की तुलना करनी शुरू कर देता है, छोटा है, बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये समतुल्य भिन्न लिखना, ये सब इसमें सीख जाता है। ओके, वहीं अगर मैं इस लेवल को एक और बढ़ा दूं, अनुप्रयोग, तो बात तो वो यही करता है, चीजें समझ जाता है, लेकिन ये 2/3 है ना, इसको वो दैनिक जीवन में गणित को छोड़कर कहीं और लागू करता है। जैसे मुझे 2/3 चॉकलेट मिली, याद रखिएगा, मुझे 2/3 चॉकलेट मिली, मुझे 2/3 भाग पिज्जा का मिला, तो यानी उन चीजों को गणित में ना डिनोट करके वह दैनिक जीवन में अप्लाई करता है, वो उसका क्या होता है, वो उसका होता है अनुप्रयोग, जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यहां पर उसने दैनिक जीवन में कुछ प्रयोग नहीं किया, उसने सिर्फ 2/3 के समतुल्य भिन्न लिखा, इसलिए क्या होगा, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छे से सवाल के जवाब देते रहो और आनंद की प्राप्ति करते रहो। आनंद परमानंदित क्लास है, जहां पर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब खुश करके जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे जवाब मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। तो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, संभालिए इसको। ओके, पैसे और पैसे से जुड़े योग और व्यवकलन, घटाना आदि के बारे में
पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कहानी कहना, भूमिका निर्वाह, बहुत सारा अभ्यास या जोड़ तोड़ का उपयोग करना। कौन सा होगा? महा आनंद मिल रहा है ना निर्दोष, आनंद की प्राप्ति करते रहो। आनंद में ही सब कुछ है, आनंद में ही ब्रह्मांड है, आनंद में ही परमानंद छिपा है। ऐसा मत कहो कि मैं बाबा बन जाऊं और आपको कांशीपुर वाले बाबा की जय, बाबा लाएंगे क्रांति। चलो बाबा पढ़ाई में क्रांति लाएंगे, समझ लेना जवाब क्या होता है। क्वेश्चन क्या है? कहानी कहना, भूमिका निर्वाह, बहुत सा अभ्यास, जोड़ तोड़ का उपयोग करना। तो जवाब चाहेंगे क्या मिलेगा आपका? अब अगर बच्चे को आपने देखा, जब बच्चा चुन्नू मुन्नू सा होता, इत्तू सा, वो कुछ नहीं जानता, इत्तू सा बच्चा, ये रहा टिल्लू, इत्तू सा बच्चा है, और अगर उसे आप 100 का नोट दे दो, 10 रुपए दे दो, तो कहती है अरे मेरा लल्ला कितना, देखो कितना तेज है, पैसे को जानता है, पैसे छोड़ेगा नहीं। आपने बहुत जनरल वे में ये बातें सुनी होंगी, सुनिए कि नहीं सुनी है? सुनिए ना कि मेरा लल्ला बड़ा तेज है। क्यों? क्योंकि ये पैसे दे तो छोड़ता नहीं है, तो बचपन से ही डेवलप हो जाता कि पैसा इसके पास रहेगा नहीं रहेगा। तो ये जो टिल्लू छोटा सा था, तो बच्चा पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देता, क्योंकि उसे चिज्जी मिलती है, दुकान पे जाता, चिज्जी दुकान पर खींच के ले चलता, पैसे दो मैं चीज लेके आऊंगा। तो सबसे प्रिय क्या होता है बच्चे को? पैसा, क्योंकि उससे उसे उसकी सुविधाएं की चीजें प्राप्त होती हैं। बात समझ रहे हैं? तो अगर बालक को आप पैसे और पैसे से जुड़े संबंधित कोई भी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, चाहे वो जोड़ना हो, गुणा हो, घटा हो, यानी पैसे संबंधित जो भी अभ्यास कराते हैं, वो सबसे इफेक्टिव होता है जब वो बच्चा रोल प्ले करता है। यानी क्या करता है? रोल प्ले, भूमिका निर्वाह करता है। जब भूमिका निर्वाह करेगा तो बहुत सारी चीजों को वो सीख जाएगा। समझ रहे ना? तो भूमिका निर्वाह का मतलब क्या है? भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। बालक को आप जब भी समझाओ, अगर वो मैथमेटिक्स में समझ नहीं रहा है गणित की समस्याओं को, तो आप उसको रोल प्ले करा सकते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, बोले ठीक है। आप दुकान पर गए, बोले जी ठीक है। आपने 2 रुपए की टॉफी ली, 3 रुपए का आपने पेंसिल लिया, आपके पास कितने बचे? तो बच्चा तुरंत हिसाब लगा के बताएगा 5। तो बच्चे को गणित सिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसे संबंधित चीजों के लिए कि वो रोल प्ले करे, भूमिका निर्वाह करे। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। शिक्षिका 4-4 बच्चों के समूहों में कक्षा को विभाजित कर देती है और प्रत्येक समूह को एक वर्गाकार कागज देती है। वह उनसे कहती है जहां तक संभव हो सके 24-24 वर्ग इकाई के आयत काटें। वर्गाकार कागज से ऐसी आयत काटने के बाद उनकी परिधि का पता लगाएं और देखने का प्रयास करें कि किस आयत की सबसे बड़ी परिधि है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? अच्छा सवाल है, तेजी से उत्तर दीजिएगा। सवाल को देख के घबराने का नहीं। पहला, छात्रों को ऐसी गतिविधि में शामिल करना ताकि वह अपना काम खत्म कर सकें। छात्रों से समूहन में काम कराना ताकि वो सामाजिकृत हो सकें। आयत के क्षेत्रफल और परिधि के बारे में छात्रों की समझ का आकलन करना, या गणितीय दीवार के लिए सामग्री तैयार करना। तो यहां पर तो बहुत तेजी से उत्तर आने लगे हैं और मुझे लग रहा है जवाब थोड़े थोड़े धीरे धीरे बढ़ेंगे और आप लोगों के अच्छे जवाब मुझे यहाँ मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही तेजी के साथ उत्तर मिल रहा है आप लोगों का। खासम खास सी, और बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े गोलों में भेजा है सी, तो मैं मान लेता हूँ सी ही सही है। क्यों? समझना। सबसे पहले प्रश्न की भाषा को समझो। अगर आप प्रश्न की भाषा को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपका एक बार में करेक्ट हो जाएगा। देखो, उसने कहा 4-4 बच्चों का समूह बनाया, प्रत्येक समूह को एक वर्गाकार कागज दिया। चलो ये कागज हो गया वर्गाकार, और उनसे कहते हैं जहां तक संभव हो सके 24-24 वर्ग इकाई के आयत काटो। इसमें से 24 वर्ग इकाई का आयत काटना है, जिसका क्या हो? 24 वर्ग इकाई, यानी उसका जो एरिया हो 24 हो। वर्गाकार कागज से ऐसी आयतें काटने के बाद उनकी परिधि का पता लगा। ओके, बच्चा बोला ठीक है। तो उसने पहले वाला आयत निकाला, क्योंकि 24 आना चाहिए, इधर लिखता हूं। उसने बोला 2 गुणा 12, 2 चौड़ाई 12 लंबाई, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 12 लंबाई 2 चौड़ाई, तो बाद में कहोगे आप 12 2 लंबाई चौड़ाई, 12 दूनी 24, सही आएगा ना? उसके बाद आपने बोला ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 गुणा 4, 6 चौक 24, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 गुणा 3, 8 3 24, एरिया सबसे इतना ही आएगा। अभी 1 और 12
12 2 6 4 8 3, ये सब क्या देंगे आपको, सेम एरिया देंगे ना, तो बच्चा इसमें सेम एरिया काट सकता। अब उसके परिधि का, यानी एक आयत की भुजा 12 2 है, परिमाप कितना होगा 48, नहीं सॉरी 28। अगर भुजा कितनी है 6 4 है, तो 6 और 4 10 दूनी 20, इसका आयत परिधि 20, 8 3 11 दूनी 22, यही तो होंगी इसकी परिधि। तो टीचर क्या कहना चाह रही है, टीचर कह रही है 24 वर्ग इकाई का कागज लो, उसमें 24 वर्ग इकाई के आयत निकालो। तो आयत की माप ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है ना। तो अब उसकी अगर मैं परिधि निकालूं, उसका मैं परिमाप निकालूं, तो 2 और 12 से कितना आएगा 12 2 14 दूनी 28, 6 4 से कितना आएगा 6 और 4 10 दूनी 20 आएगा ना। तो डिफरेंट शेप से डिफरेंट आपको परिमाप पता लगा। तो इसका रीजन क्या रहा, देखो ना, वो क्या चेक करना चाहती हैं कि आयत के क्षेत्रफल हमने निकाला, क्षेत्रफल, परिधि के बारे में हमने परिधि भी निकाली, छात्रों की समझ का कितनी अंडरस्टैंडिंग बच्चों को उसका आकलन करना चाहती हैं। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गया, सारा सवाल क्या था, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई समस्या किसी को तो प्लीज आस्क, अदरवाइज हम मूव करते हैं आगे। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। सेशन अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक वाइक कर दो, वहीं अटक जाते हो, बढ़ाओ इसको, और डेली क्लास होती है, आगे आया करो डेली, तभी तो बात बनेगी। ओके, एक और सवाल, शिक्षक छूट से संबंधित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए छात्रों को देते हैं। एक शर्ट और एक स्वेटर का अंकित मूल्य एमपी मीन्स मार्क्ड प्राइस क्रम से 200 और 300 है, और इस अंकित मूल्य पर छूट क्रम से 20% और 12% है। बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से इन वस्तुओं पर छूट को आपस में बदल दिया। बिल प्राप्त होने पर हामिदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को वास्तविक राशि का भुगतान किया। शिक्षक इस समस्या के माध्यम से किस मूल्य को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। यह सवाल आपके सामने है। एक, सहानुभूति, करुणा, ईमानदारी या सहयोग। तो यहां पर क्या जवाब मिलता है आप लोगों का, मैं देखूंगा जल्दी से, मुझे पता लगे। हाँ भाई बच्चों, जल्दी से बढ़ो और बताओ क्या जवाब होगा, उठो जागो और युद्ध करो, सवाल बहुत खतरनाक है आपके सामने, जवाब मिलने लगे हैं। ओके, सहानुभूति, करुणा, ईमानदारी या सहयोग। आपने कहा सबर ईमानदारी, बिल्कुल, क्योंकि ईमानदारी की तो बीमारी होती है, मैंने सुना था, गाना भी सुना था, ईमानदारी की बीमारी, वो बीमारी नहीं है, बहुत अच्छा गुण है। तो मैथमेटिक्स पढ़ने में बालक के अंदर ईमानदारी का गुण विकसित होता है, सहानुभूति, करना, सहयोग भी आता है। लेकिन यहां पर हामिदा ने, चूंकि पैसे से मैटर था, क्योंकि उसने कम पैसे काटे और हामिदा ने हिसाब लगाया तो वो ज्यादा पैसे बन रहे थे, तो उसने दुकान वाले को पैसे वापस कर दिए, तो दैट इज द ईमानदारी, याद रहेगा ना, दैट इज द ईमानदारी, ऑनेस्टी इसको बोलते हैं। तो ये ऑनेस्टी है कि अगर आप किसी का पैसा वो आपको दे दे तो उसको वापस कर दो ईमानदारी के साथ। एक और सवाल, छाया ने दिए गए भिन्न को सरलीकृत किया। ओके, छाया जी ने इस भिन्न को सरलीकृत किया ऐसे, इसको माना जा सकता है, इसको क्या मान सकते हैं आप, उसने ऐसे सॉल्व किया, आप इसको कैसे मान सकते हैं। एक, समस्या की गलती व्याख्या के कारण हुई त्रुटि है, लापरवाही वश त्रुटि है, संकल्पनात्मक त्रुटि है, प्रक्रियात्मक त्रुटि है। इनमें से कौन सी त्रुटि ये होगी कि छाया ने एक भिन्न को ऐसे सरल किया -25/30 = 5/6। तो इसको क्या मान सकते हैं, समस्या की गलत व्याख्या के कारण त्रुटि, लापरवाही वश त्रुटि, संकल्पनात्मक त्रुटि, प्रक्रियात्मक त्रुटि। अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, दैट इज एरर ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम, केयरलेस एरर, कंसेप्चुअल एरर या प्रोसीजरल एरर। इनमें से कौन सी एरर को आप मानते हैं सही। तो देखते हैं जवाब क्या होगा आपका भाई। तो यहां पर ऑप्शन मिलने लगे हैं ABCD। देखो, प्रोसीजरल एरर, संकल्पना मैं बता देता हूं स्टार्टिंग से, समस्या की गलत व्याख्या के कारण त्रुटि, कोई गलत व्याख्या नहीं दी गई उसको, बच्चे को सीधा सवाल, इसमें कोई गलत सवाल थोड़ी लिखा है, -25/30 को सरलीकृत करना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर कोई भी समस्या की व्याख्या में कोई त्रुटि नहीं है। लापरवाही वश, देखो लापरवाही वश तो सारी त्रुटि होती हैं, बालक गलती कर दे तो लापरवाही, जोड़ने में गलती कर दे तो लापरवाही, घटाने में गलती कर दे तो लापरवाही, वो सवाल को सही ना उतरे तो लापरवाही, वो घर से सवाल करके ना लाए तो लापरवाही। तो लापरवाही तो बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई।
तो लापरवाही जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो उसके साथ में उसका कारण भी दिया जाएगा, इसलिए लापरवाही कभी भी आंसर सही नहीं होगा, उसका कारण साथ में स्पेसिफाई होगा तो ही लापरवाही ऑप्शन हो सकता है। संकल्पनात्मक, दो ऑप्शन है, प्रक्रियात्मक और संकल्पनात्मक। प्रक्रियात्मक का मतलब, प्रक्रिया क्या कहती है कि भाई 25 में 30 का भाग करोगे तो प्रोसीजर कहता है जिस संख्या से ये कटेगा उसी से ये कटेगा, ये प्रोसीजर कहता है। उसने प्रोसेस सही अपनाया, लेकिन शायद उसकी संकल्पना में त्रुटि थी कि माइनस जो है वो प्लस से डिवाइड करने पर कभी भी प्लस नहीं होता, वो माइनस माइनस ही रहेगा, तो यहां पर माइनस आना जरूरी था, इसलिए त्रुटि की प्रॉब्लम क्या थी, संकल्पनात्मक त्रुटि थी, दैट इज कंसेप्चुअल एरर। उसका कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है भैया को। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? कोनो प्रॉब्लम हो तो भैया बता देना, हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ें, एक और सवाल की तरफ कूच किया जाए। ओके, हाँ माइनस नहीं लगाया रंजना, आपने सही कहा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रतिदर्श की छटाई करने, पहचान करने, संख्याओं आकारों को दिशा निर्धारित करने और समय और माप बताने में कठिनाई का प्रदर्शन करने वाले शिक्षार्थियों को डिस्कैलकुलिया हो सकता है। ये किस तरह का विकार है? एक, आप सभी जानते हैं डिस्कैलकुलिया मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, गणन विकार है, ठीक है ना। तो ये गणन विकार आपके सामने आया है, तो क्या है ये? भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई के साथ होता है, दृश्य चालन समन्वय में कठिनाई के साथ होता है, दृश्य स्थानिक कौशल में कठिनाई के साथ होता है, या दृश्य स्मृति में कठिनाई के साथ होता है। किस में ये होता है? तो डिस्कैलकुलिया को आप सब जानते हैं, गणित का विकार है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल डिफिशिएंसी है। इसको इनमें से देखो, ये तो सब जानते हैं, तो मैंने भी बता दिया आपको, पेपर में सवाल ऐसा ही मिलता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा ही मिलता है। क्यों? क्योंकि आप डिस्कैलकुलिया को जान चुके हैं। अब डिस्कैलकुलिया के अंदर चलते हैं और पूछते हैं आपका जवाब क्या होगा। ओके, तो डिस्कैलकुलिया हो सकता है किसमें? आप देखते हैं किसमें, तो याद रखिएगा, अगर आपने मूवी देखी तारे जमी पर, तो तारे जमी पर वो बच्चा जो खड़ा होता है, तो उसको जब बोर्ड पर मास्टर जी पढ़ा रहे होते हैं तो उसे अंक कुछ और बन के दिखते हैं, होता है ना, उसे अंक कुछ और बन के दिखते हैं, आपने देखा होगा उस फिल्म में, है ना। तो वो जो अंक कुछ और बन के दिखते हैं, दैट इज द विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम। तो जो ये डिस्कैलकुलिया है ना, ये दृश्य स्थानिक का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी दृश्य स्मृति के कठिनाई के साथ, दृश्य स्थानिक कौशल में कठिनाई के साथ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई? दो, देखो सब कुछ दृश्य लिखा है, भाषा प्रसंस्करण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो याद रखना दृश्य चालन समन्वय में कठिनाई के ना 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 ना, यानी विजुअल कोऑर्डिनेशन में ना जी ना। ये क्या है? दृश्य स्थानिक, यानी विजुअल स्पाइटल थिंकिंग, और जहां पर भी स्पाइटल आ जाता है वहां पर आकृतियां, शेप्स ये बनने शुरू हो जाती हैं। तो याद रखिएगा कि डिस्कैलकुलिया हमेशा दृश्य स्थानिक कौशल में कठिनाई के साथ प्रॉब्लम को काउंट करता है। ये विजुअल स्पाइटल थिंकिंग का एक विकार है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके सामने 29वां क्वेश्चन में रख रहा हूं, चाहूंगा इसका जवाब भी आप दें। एनसीएफ 2005, एनसीएफ को तो सब जानते होंगे ना, हमारा ग्रंथ है, राष्ट्रीय पाठ्य रूपचार्य की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित के शिक्षण का लक्ष्य है कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। तो महत्वपूर्ण गणित का मतलब क्या है? एनसीएफ में लाइन दी गई है कि गणित जो है, बालक महत्वपूर्ण गणित को सीखें। तो ये जो महत्वपूर्ण का वर्णन है, जो इंपॉर्टेंट गणित है, इसका मीनिंग क्या है? आप भी तो करते जब पेपर देने जाते हो, हे मास्टर जी इसमें इंपॉर्टेंट लगा दो, जो पेपर में आए, ऐसा बोलते हो ना। तो यहां एनसीएफ ने इंपॉर्टेंट की परिभाषा क्या दी है? इंपॉर्टेंट की परिभाषा क्या है? एक, सीखी गई गणित तकनीक को उचित उपयोग समझना, गणित की प्रयोगशाला में ज्यामिति परिमों का सत्यापन करना, गणित प्रक्रिया और अवलोकन को जानना, गणितीय खेल और पहेलियों का हल करना। इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण गणित के लिए सही है? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। देर ना करो, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आ जा रहे, तुझे तेरा प्रश्न बुलाए। बहुत बढ़िया। हम क्यों सीखते हैं? महत्वपूर्ण का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमने गणित सीखा है उसका हम उपयोग किस जगह कर पाए, उसको हम कैसे अप्लाई करना सीख पाए, यही तो होता है। और वही तो लिखा है कि सीखी गई गणितीय तकनीकों का उचित उपयोग करके समझना, गणित की प्रयोगशाला में ज्यामिति परिमों का सत्यापन करना, या फिर गणित प्रक्रियाओं को, एल्गोरिथम को जानना। ना, बिल्कुल भी ना। प्रूफ करना नहीं,
खेल में पहेलियों को हल करने के लिए, बच्चे की रुचि पैदा करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम गणितीय खेल और पहेलियों को हल करते हैं। सही जवाब था सीखी गई गणित तकनीकों का उचित उपयोग करके चीजों को समझना, एकदम सही जवाब था। बढ़िया से बढ़िया आपके जवाब आ रहे हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए बढ़ जाओ जल्दी से। प्रश्न नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का अधिगम है। समस्याएं तार्किक ढंग से हल करने, गणितीय अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों की समझ प्राप्त करने के संबंध में, बहुत सारे नए सूत्रों और एल्गोरिथम के अधिगम के संबंध में, विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं का हल या विविध विधियां याद करने के संबंध में, केवल समस्या हल करने की तकनीक सीखने के संबंध में। इंग्लिश वर्जन भी मैं इसका पढ़ देता हूं जिससे आपको इजी हो जाए। लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल इज व्हाट? इन रिलेशन टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लॉजिकली, gaining understanding of mathematical concepts and their applications, regarding learning of many new formulas and algorithms, regarding solving different types of mathematical problems or memorizing methods, only in relation to learning problem solving teaching। तो इनमें से कौन सा है? अब तो आप सब जान गए होंगे, सब पता है, सबको पता है कि भाई बड़ा है तो बेहतर है। हाँ, ये तो मुझे पता था कि जैसे ही आपको बड़ा सा उत्तर दिख जाता है आपको वही बहुत पसंद आता है, और यहाँ पर उस बड़े उत्तर ने आपके साथ दोस्ती निभाई है और सही उत्तर आपको मिल चुका है। दैट इज द राइट आंसर। बहुत सारे समस्याओं को तार्किक ढंग से, लॉजिकल थिंकिंग करना बच्चा सीख जाए, साथ में गणितीय अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोग यानी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स क्या हैं, साथ में अनुप्रयोग मीन्स एप्लीकेशन क्या है, इन सबको प्राप्त करने वो सीख जाए और साथ में उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका बढ़ जाए। यही सब कुछ तो होता है जब आप गणित का अधिगम कराते हैं, है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दिए गए चित्र में आप कितने घन देख रहे हैं? यह प्रश्न छात्रों के मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहा है। किस चीज का इवैल्यूएशन हो रहा है बच्चों का, जरा बताओ। गणितीय समझ के लिए, ज्यामिति और स्थानिक समझ के लिए, संख्या की समझ के लिए, सामान्य समझ के लिए। चंद्र प्रभा पांडे, हाँ मैं ललित सर हूं। अच्छा आपने मुझे पहचान लिया, कैसे चंद्र प्रभा? मैं समझा नहीं, आपने ऐसा क्वेश्चन किया। इट्स अमेजिंग फॉर मी। हाँ मैं बिल्कुल वही ललित सर हूं। तो देखते हैं तो क्या मिला। ज्यामिति क्या है इसमें जवाब? ए, गणितीय समझ के लिए सवाल को ध्यान से सोचो, ध्यान से कंसंट्रेट करो, तब इसका जवाब दो। ध्यान से सोचो, समझो और 10 इसका आंसर चाहिए मुझे। ओके चंद्र, आपका पहला क्लास है, वेलकम वेलकम वेलकम। अभी बहुत कुछ सीखेंगे आप। ए, ओ अफसोस, गलत जवाब। आप लोगों का जवाब गलत है। जो आपने स्क्रीन पर बटन दबाया है वो एकदम गलत दब चुका है, क्योंकि गणित समझ के लिए नहीं, गणित के लिए सब कुछ पढ़ते हैं। पहले आकृति को तो निहार लो। अरे आकृति तड़प रही है कि मुझे देखो, मुझे निहारो, मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, और आप कह रहे मैं हूं डॉन। ऐसा कैसे चलेगा? आकृति को आकृति की तरह देखो। क्या बोला है? बोला है गणितीय समझ के लिए नहीं, ज्यामिति। घन किसका शेप होता है? क्यूब। किसका होता है? क्यूब। आप कहेंगे ज्योमेट्री का पार्ट होता है क्यूब, ज्योमेट्री का पार्ट होता है ना क्यूब। तो ज्यामिति आई। और मैंने आपको एक बात हिंट दे दिया है पहले से ही। हिंट ये है कि जहां पर भी आपको आकृतियां आ जाएं, जहां पर भी आपको शेप्स आ जाएं और आपको शेप को समझना हो, तो शेप समझते हुए हमेशा याद रखिएगा आपकी स्पाइटल थिंकिंग में वो सब कुछ होता है, स्थानिक समझ में वो होता है। तो यहां पर आकृतियां भी है ना, घन आकृति होता है ना, देखो तो ये आकृतियां हैं। तो आकृतियां स्पाइटल थिंकिंग में और घन आता है किसमें? ज्यामिति में। तो यानी ज्यामिति और स्थानिक समझ के लिए इन बालकों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। सही जवाब। बात समझ में आ गई? हाँ हमेशा बड़ा वाला सही है, हाँ भी बड़ा वाला ही सही है। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जवाब दीजिएगा तेजी के साथ। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। ओके,
कक्षा 4 में पढ़ने वाले अंकित से पूछा गया, नीचे दिए गए दो कोणों में से कौन सा छोटा है। उसने देर तक सोचा और फिर कहा कोण ए कोण बी से छोटा है। बच्चे की आम गलत धारणा के आधार पर अंकित के उत्तर का आधार क्या हो सकता है। ये आम अवधारणा की बात हो रही है कि बालक ने नॉर्मली क्या सोचा होगा इस सवाल को बताते समय। उसे लगा होगा कि कम लंबाई की रेखाओं वाला कोण छोटा है। उसने कोणों को अवश्य नापा होगा। उसने कोणों की नाप का अनुमान लगाया होगा। उसने बस त्वरित अनुमान लगाया होगा। यानी क्वेश्चन है, अंकित स्टडीइंग इन क्लास 4 वाज आस्क्ड which of the two angles shown below is similar. He thought for a while and then said angle A is smaller than angle B. Based on the common misconception of the child, Ankit he must have felt that the angle of the short length lines is the interior. He must have measured angle. He must have estimated size of the angle. He must have just made a quick guess. चलो भाई, तो जवाब क्या मिलेगा? ए ए ए ए ए ए ए। क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ, कभी आपने प्याजे का संज्ञानात्मक विकास तो पढ़ा होगा ना? प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा है ना आप सबने। 4 अवस्थाएं जिसकी होती हैं, जिसमें पूर्व है ना, गति संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं। पढ़ा होगा सबने, है ना? तो वहां पर एक अवस्था में प्याजे साहब ने ये सिद्ध किया था कि अगर बालक को 5 किलो रुई और 5 किलो का एक पैकेट दिखाया जाए तो वो हमेशा क्या बोलेगा, इनमें से कौन सा भारी है? क्या बोलेगा वो बच्चा? बोलेगा मास्टर जी इसमें जो सबसे भारी है वो तो रुई है, क्योंकि उसे देखने में बड़ी लगती है। पढ़ा है ना आपने? अगर आप भी देखो, अगर भूसे का एक आपको ढेर दिखाया जाए और वो 50 कुंटल का है और वहीं पर आपको एक 50 कुंटल का वेट मिल जाए तो आप कहेंगे भूसा ज़्यादा भारी है ना? तो वही बीमारी यहाँ पर बच्चों के साथ होती है, जिसको प्याजे ने सिद्ध किया था कि हाँ भाई, वो जिस चीज़ को जितना व्यक्तिगत यानी विजुअलाइज करते हैं वो उसको उतना बड़ा मानते हैं। तो यहाँ पर भी तो वही, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा थोड़ी बदलेगा। बच्चे ने क्या कहा कि भाई साहब उसे यही लगा होगा कि कम लंबाई की रेखाओं वाला कोण छोटा है, जबकि दोनों बराबर हैं। कोण एंगल की माप करेंगे तो बोथ एंगल्स आर इक्वल, लेकिन बच्चे की आम अवधारणा के अनुसार ये होगा कि वो ये लगेगा ये छोटा है भुजा, ये बड़ी है तो बड़ी भुजा वाला कोण बड़ा है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? हो तो मुझे बताए। सब समझ में आए कि ना आए? समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। तो अभी आपको चीजें समझ में आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज का सेशन आप सब लोगों के साथ ज्वाइन करके। दैट्स वेरी नाइस सेशन। और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मुलाकात करते हैं कल इसी समय, इसी जगह, इसी स्थान पर। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का। आपका दिन शुभ रहे, मंगल में रहे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो जल्दी से लाइक कर दो भाई, लाइक मुझे कम दिख रहे हैं। और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो अब मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बेस्ट सेशन। रंजना, thanks for your lovely comment.